तो आप सभी का स्वागत है सीओए की इस लेक्चर सीरीज में, जहां हम यूनिट 5 पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट आउटपुट। सबसे पहले आता है पेरिफेरल डिवाइसेस। ये वो डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हमें जो भी इंटरनल काम चल रहा है कंप्यूटर के अंदर, हमें वो बाहर भेजना है, बाहर से कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए हम इन डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। ये डिवाइसेस कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाता है। सपोज़ हमने डेटा को प्रोसेस कर लिया, हमें बाहर प्रिंट करना है, तो प्रिंट के लिए हमें क्या चाहिए? प्रिंटर। तो वो एक पेरिफेरल डिवाइस है। नेक्स्ट, इंटरफेस। इंटरफेस एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि सीपीयू और एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। मीन्स उसके बीच का जो मध्य है, जो माध्यम होता है, वैसा काम करता है इंटरफेस। तो इंटरफेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? ये इसके रीजंस हैं। जो अंदर काम हो रहा है कंप्यूटर के, यानी कि सीपीयू का, उसकी स्पीड अलग है, वो बहुत फास्ट है, और उसके कंपैरिजन में इनपुट आउटपुट की डिवाइसेस की जो स्पीड है वो थोड़ी कम है। ये डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट, डेटा कोड का जो फॉर्मेट है वो सीपीयू का अलग है और इनपुट आउटपुट डिवाइस का अलग है। सिग्नल की वैल्यूज़ भी अलग हैं। ऑपरेटिंग मोड्स दोनों के अलग अलग हैं। सिंक्रोनाइजेशन, कोई पहले काम कर रहा है, कोई धीमे काम, मतलब दोनों में सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म दोनों अलग अलग हैं। तो ये डिफरेंसेस को ओवरकम करने के लिए नीड आई इंटरफेस की, जो हम यूज़ करते हैं। टिपिकल इनपुट आउटपुट इंटरफेस को डिज़ाइन करना है, तो उसके डेफिनेशन और डिफरेंस मैंने यहाँ पहले ही बात कर लिए थे। ये अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। ये है इसका डायग्राम, जिसमें सीपीयू और मेमोरी तो बस के थ्रू कनेक्टेड है सारे। अब जो भी डिवाइसेस है, मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है सीपीयू से और मेमोरी से। ये इनको कनेक्ट करने के लिए इंटरफेसेस बीच बीच में लगे हुए हैं। पहले इंटरफेस के पास जाएगा एंड देन यहाँ से कनेक्टेड है ये सारे। इसके फंक्शंस भी 2 मार्क्स में एक बार पूछे गए थे। क्या क्या फंक्शन है? कंट्रोल करता है ये ट्रांसफ़र को और टाइमिंग को कंट्रोल करता है। प्रोसेसर यानी कि सीपीयू उससे कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है। डिवाइसेस से, यानी डिवाइसेस ये हैं, इन डिवाइसेस से कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। डेटा बफरिंग, डेटा को टेम्पररीली स्टोर करता है जिससे कि रुकावट ना आए, कभी ज़रूरत पड़े तो यूज़ हो जाए। एरर डिटेक्शन में यूज़ होता है, यानी कोई भी एरर आता है तो तुरंत सिग्नल पहुँचा देता है। ओके। नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट पोर्ट। इनपुट आउटपुट पोर्ट जो है इंटरफेस की तरह ही काम करते हैं, जहाँ से हम कंप्यूटर और एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। अब ये 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल जो अंदर होते हैं और एक एक्सटर्नल जो बाहर होते हैं। जो इंटरनल होते हैं वो मदरबोर्ड को इंटरनल डिवाइसेस से कनेक्ट करते हैं, यानी कि जो मदरबोर्ड होती है वो हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इंटरनल पोर्ट्स का यूज़ करेंगे। अब जैसे कि डिवाइसेस है, माउस है, प्रिंटर है, तो बाहर से लीड लगाने के लिए, यूएसबी लगाने के लिए कनेक्शंस होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, उनको एक्सटर्नल पोर्ट्स कहते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंटरप्ट। तो इंटरप्ट क्या है? जैसे कि जैसे ये सीपीयू है और ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। सीपीयू अपना ऑलरेडी कोई वर्क कर रहा था, जनरली इसमें कुछ सडनली इसमें क्या हुआ कि कोई दिक्कत आ गई, तो ये क्या करेगा? यहाँ से एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करेगा। इससे कहेगा अपना तुम काम छोड़ो, पहले मेरा काम करो। बट सीपीयू क्या करेगा? उसको अभी वेट कराएगा, पहले जो भी वर्क कर रहा था उस एग्जीक्यूशन को पहले कंप्लीट करेगा, एंड देन जो भी इस डिवाइस ने इस इंटरप्ट सिग्नल जनरेट किया था उसके इंस्ट्रक्शन को बाद में एग्जीक्यूट करेगा। ओके। टाइप्स ऑफ इंटरप्ट क्या है? हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट जो कि एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर या फिर कोई भी, मतलब बाहर जो लगे हुए हैं, अगर वो कोई इंटरप्ट जनरेट कर रहे हैं तो वो हार्डवेयर होता है। और कोई प्रोग्राम के अंदर जो भी लोकेटेड है वो अगर कोई इंटरप्ट जनरेट कर रहा है तो वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। जो हार्डवेयर इंटरप्ट हैं वो मास्केबल और नॉन मास्केबल होते हैं। मास्केबल जिसको सीपीयू एक्सेप्ट या रिजेक्ट दोनों कर सकते हैं, मीन सीपीयू की मर्जी रहती है इसमें। और नॉन मास्केबल जिसमें सीपीयू को डेफिनेटली एक्सेप्ट करना ही करना है, मीन्स वो उसका कोई वो नहीं कि वो रिजेक्ट करे, उसको करना ही करना होता है, तो वो होते हैं नॉन मास्केबल।
नेक्स्ट इज प्रोग्राम जनरेटेड और एक्सेप्शन। प्रोग्राम जनरेटेड जो प्रोग्राम में ऑलरेडी डिफाइंड है, जैसे कि अर्थमेटिक ओवरफ्लो की कंडीशन दी गई है, डिवीजन बाय ज़ीरो है, इलीगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, तो ये सारे प्रोग्राम जनरेटेड में आते हैं। एक्सेप्शंस में क्या होता है, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा जो हमें एक्सपेक्ट नहीं थे कि हो जाएंगे, जैसे कि यूज़र ने कोई इनवैलिड इनपुट दे दिया या फिर कोड में एरर आ गया। सो ये वाले आते हैं एक्सेप्शंस में। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। ये बहुत बार पूछा गया है। वेक्टर्ड इंटरप्ट्स क्या होते हैं, जिसका एड्रेस प्रोसेसर को पता होता है, यानी कि कहाँ से इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हुआ है ये सीपीयू को यानी प्रोसेसर को पता होता है। नॉन वेक्टर्ड में क्या होता है, जो भी जनरेट हुआ है इंटरप्ट उसका एड्रेस उसे नहीं मालूम होता है, तो वो नॉन वेक्टर्ड होता है। इसमें क्या होता है, एक अलग से स्पेसिफिक इंटरप्ट हैंडलर रूटीन होता है जिसको ये फॉलो करता है और डायरेक्टली उस पर जंप कर जाता है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए। सपोज़ जैसे कि ये सीपीयू है और यहाँ पर बहुत सारे इंटरप्ट्स जनरेट हुए हैं, तो जो पहले होगा वो आइडेंटिफाई कर लेता है हाल ही कि जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, जैसे ये इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे पहले इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट ये इटरेट करता है, यानी कि जितने भी इंटरप्ट जनरेट हुए हैं तो ये एक एक करके इसको करेगा एग्जीक्यूट, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसको तो इस तरीके से एक रूटीन को फॉलो करता है, यानी कि प्रायोरिटी स्कीम होती है जिसको ये फॉलो करता है। एग्जाम्पल वेक्टर्ड का क्या है, ट्रैप, ये एक टाइप का एक्सेप्शन होता है। नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट में एक है INTR, ये एक्टिवेट कौन करता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट एक्टिवेट करता है, जिसको हम लोग इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हम लोग सोर्सेज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कहाँ से इंटरप्ट जनरेट हुआ है। पहला है पोल इंटरप्ट और दूसरा है वेक्टर्ड इंटरप्ट। सपोज ये सारे डिवाइसेस हैं पेरिफेरल डिवाइसेस एंड ये है CPU। तो CPU क्या करता है, जितने भी डिवाइसेस है सब पे पोलिंग करता है, यानी एक एक करके चेक करता है। पहले इस पे चेक करेगा क्या इसने तो इंटरप्ट जनरेट नहीं किया, इसने नहीं किया होगा तो फिर इस पे चेक करेगा क्या इसने तो चेक नहीं किया, इसने तो इंटरप्ट जनरेट नहीं किया, फिर इससे चेक करेगा क्या इसने तो इंटरप्ट जनरेट नहीं किया, यानी कि हर डिवाइस को ये चेक करेगा। हर डिवाइस के पास एक 0 और 1 का स्टेटस रजिस्टर होता है। सपोज इसने नहीं किया होगा तो इस पे 0 सेट होगा, इसने भी नहीं किया होगा तो इस पे 0 सेट होगा, अगर इसने किया होगा तो इस पे 1 सेट होगा। तो जो भी डिवाइस इंटरप्ट जनरेट करेगा उस पे 1 सेट होगा। तो जैसे ये चेक कर लेगा कि 1 है तो ये उसका एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट इज वेक्टर्ड इंटरप्ट। ये बहुत पूछा जाता है, ये सेम एज इट इज़ ये ऊपर जो हमने डिस्कस किया वही है। ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, इसमें प्रोसेसर को टाइम वेस्ट नहीं करना होता है कि सारे डिवाइस को चेक नहीं करना होता है। यहाँ पे एक अलग से इंटरप्ट हैंडलर होता है, यानी कि एक टाइप का रजिस्टर होता है जिसमें जो भी जनरेट हुआ जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का होता है उसको उसका एड्रेस स्टोर करता है और प्रोसेसर को दे देता है। तो ये डायरेक्टली फिर CPU उसको आइडेंटिफाई करके एंड देन उसके एग्जीक्यूशन को प्रोसीड करता है। नेक्स्ट देखते हैं सीक्वेंस ऑफ इंटरप्ट हैंडलिंग। इंटरप्ट को हैंडल कैसे किया जा रहा है, वो किस तरीके से प्रोसेसर तक पहुंच रहा है, क्या स्टेप्स हैं, उसमें हम ये पढ़ेंगे। पहला है इंटरप्ट रिकॉग्निशन, यानी कि जो भी इंटरप्ट है वो कहाँ से आया है पहले उसको रिकॉग्नाइज करेगा CPU। ओके, तो जैसे ही रिकॉग्नाइज हो जाएगा स्टेटस सेविंग, स्टेटस को सेव करेगा, यानी कि जो फ्लैग रजिस्टर होगा अगर उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा जो डिवाइस है वो इंटरप्ट जनरेट किया है तो ये फ्लैग रजिस्टर को 1 सेट कर देगा। एंड देन जैसे ही इसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन इसको अपने आप ही बाद में पुरानी पोजीशन पे वापस ले आएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज इंटरप्ट मास्किंग। इनिशियली क्या होता है, जब ये काम चल रहा होगा तो जितने भी इंटरप्ट्स होंगे वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे, फिर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट होगा उसको प्रोसेस किया जाएगा इसके बाद। ओके, तो अभी तक ये पता चल गया कि इंटरप्ट रिकॉग्नाइज हो चुका है। अब वो प्रोसेसर एक्सेप्ट करेगा, यानी एक्नॉलेज करेगा कि इंटरप्ट सर्विस हो चुका है। ठीक है, जितने भी इंटरप्टिंग डिवाइसेस हैं मीन जिसने इंटरप्ट सिग्नल जनरेट किया है उसको अलाउ कर देगा कि अब तुम अपना काम कर सकते हो, तुम्हें जो भी टास्क करना है। तो इस पर्पस के लिए वो एक एक्सटर्नल सिग्नल लाइन जनरेट करता है उस डिवाइस के लिए, पेरिफेरल डिवाइस के लिए। फिर एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन,
इस पॉइंट पर प्रोसेसर क्या करेगा, एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन इनिशिएट करेगा यानी रिलीज़ करेगा, जिसमें क्या होगा, एड्रेस डिटरमाइन होगा है डिफरेंट वेज से, और जनरली पोलिंग मेथड होता है, मीन्स एक एक करके वो सिलेक्ट करता है कि हमें क्या वर्क करना है, कहाँ से एक्सेस करना है, तो वो सारा आता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन में। अब जैसे ये सारा वर्क हो जाएगा उसके बाद प्रोसेसर अपने पुराने जो उसके पुराने सेव्ड रजिस्टर्स होंगे उसकी पोजीशन में वापस चला जाएगा और फ्लैग को भी रीसेट कर देगा, यानी कि ये 0 रीसेट करके पुरानी पोजीशन में वापस चला जाएगा। ओके, मीन्स ये इंश्योर करता है कि सिस्टम पुरानी स्टेट में आ जाए जैसा कि पहले था, यानी कि जब इंटरप्ट अकर हुआ था उसके पहले वाली स्टेज में लेकर आ जाएगा। सो नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। ये रिसेंट का क्वेश्चन है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, इनपुट ड्रिवन इनपुट आउटपुट या फिर इंटरप्ट इनिशिएटेड, और एक है डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो पहला आता है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। इसमें क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं डायरेक्टली मेमोरी से कनेक्टेड नहीं होते, मीन्स डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं ये मेमोरी से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इनको प्रोग्राम जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उनको एग्जीक्यूट करते हुए एंड देन आगे बढ़ना होता है, यानी कि डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते मेमोरी को। सो इस केस में डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, डिवाइस क्या करता है, जैसे कोई भी डिवाइस है इनपुट आउटपुट डिवाइस, वो ना क्या करेगा, जो भी डेटा है वो उस इनपुट आउटपुट बस पे रख देगा। ठीक है, जैसे ही पुट कर देगा यहाँ से एक इनेबल डेटा वैलिड मीन्स डेटा वैलिड को इनेबल कर देगा। ओके, जैसे इनेबल कर देगा इसको पता चल जाएगा इंटरफेस को, तो इंटरफेस डेटा रजिस्टर में उस डेटा को स्टोर कर लेगा यहाँ से, और स्टोर करने के बाद इस स्टेटस जो भी फ्लैग में पहले स्टेटस 0 था तो इसमें अब स्टेटस क्या कर देगा, ये 1 कर देगा। जैसे ही 1 हो जाएगा तो ये यहाँ से एक डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल इसको रिलीज़ कर देगा। अब उसी वक्त क्या है, ये सीपीयू ना लूप कर रहा होगा, बार बार चेक कर रहा होगा, फिर वापस जा रहा होगा। जैसे ही चेक करेगा कि फ्लैग क्या है 1, तो ये यहाँ से इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल जनरेट करेगा। सिग्नल जनरेट करेगा तो ये जो भी डेटा है इसको डेटा बस पे रख के सीपीयू पे पहुंचा देगा। वंस सारा काम डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है तो इस सेट को ये इस स्टेटस को फिर से 0 सेट कर देगा एंड डेटा एक्सेप्टेड लाइन को हटा देगा। सो इस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र होता है। सो इस फ्लो चार्ट से देख लेते हैं। पहले सीपीयू इनपुट आउटपुट को एक रीड कमांड इशू करेगा, फिर उससे उसका स्टेटस रीड करने को कहेगा। जब वो स्टेटस रीड करके चेक करेगा, अगर 0 होगा तो कुछ नहीं, तो वो नॉट रेडी नहीं है, फिर से ये लूप क्रिएट होगा, ये वापस पीछे चला जाएगा। देन अगेन अगर 0 ना हो के 1 हुआ फ्लैग तो ये रेडी है इसका मतलब, तो ये क्या करेगा, वर्ड को रीड कर लेगा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से, और रीड होकर कहाँ पर पहुँच जाएगा, सीपीयू के अंदर। अब सीपीयू के अंदर पहुँच गया, अब सीपीयू उस वर्ड को मेमोरी में राइट कर देगा। ओके, एंड देन जैसे ही प्रोसेस डन हो जाएगा फिर आगे चेक करेगा कोई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है तो आगे बढ़ेगा, नहीं होगा तो वापस से लूप जाएगी एंड इस तरीके से वर्क करेगा। ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है और ये लेस एफिशिएंट है। जो हाई स्पीड के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके लिए एफिशिएंट नहीं है उतना, तो ये कम इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आता है इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट। इसमें क्या होता है कि सीपीयू अपना काम करता रहता है। ओके, और जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइस रेडी रहेगा डेटा ट्रांसफ़र के लिए तो वो एक इंटरप्ट जनरेट करता है सीपीयू के लिए। ओके, सीपीयू क्या अपना काम करता रहेगा जैसे कि मैंने बताया, फिर वो हर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन करने से पहले एक बार चेक करेगा कोई इंटरप्ट तो जनरेट नहीं हुआ है। अगर नहीं जनरेट हुआ होगा तो प्रोसीड कर जाएगा आगे, और अगर इंटरप्ट जनरेट हुआ होगा तो वो डिसीजन लेगा कि हमें ये आगे इसको परफॉर्म करना है कि नहीं। अगर नहीं करना उसको छोड़ देगा, अपना काम करेगा। अगर प्रायोरिटाइज करेगा तो वो एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करेगा। इसको हम इस फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं कि पहले जो सीपीयू है वो इशू करेगा रीड कमांड को एंड देन अपना काम करने चला जाएगा जो भी उसे काम करना होगा। ओके, उसके बाद अगर जब भी फ्यूचर में कभी भी इनपुट आउटपुट रेडी है ट्रांसफ़र के लिए तो क्या करेगा, वो रीड स्टेटस करेगा। ओके, यानी कि फ्लैग सेट हो जाएगा।
फ्लैग जैसे ही सेट हो जाएगा, यानी कि फ्लैग सपोज 1 सेट हुआ तो यानी कि स्टेटस चेक किया, स्टेटस क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो ये आगे प्रोसीड करेगा। फिर वही सेम काम इनपुट आउटपुट से रीड करेगा सीपीयू के अंदर, मेमोरी सीपीयू के अंदर, एंड देन फिर सीपीयू से वर्ड मेमोरी में रीड होगा, एंड देन हमारा टास्क डन हो जाएगा। एंड देन ये आगे अगर कोई इंस्ट्रक्शन इसको परफॉर्म करेगा नहीं होगा तो वो वापस से फिर ये इस साइकिल में आ जाएगा और सीपीयू अपना दूसरा काम करेगा। नेक्स्ट इज डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसमें क्या होता है, अभी तक हमने देखा पिछले 2 मोड्स में उनमें सीपीयू इन्वॉल्व हो रहा था डेटा ट्रांसफ़र में। इस केस में क्या होता है कि डायरेक्टली ये एक्सेस दे देता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कि तुम अपना डेटा ट्रांसफ़र कर लो। मीन्स यहाँ पे सीपीयू बीच में नहीं आता है, वो जस्ट मैनेजिंग और कंट्रोलिंग के लिए होता है। यहाँ पे जो मेन काम कर रहा होता है वो होता है डीएमए कंट्रोलर, जिसको परमिशन सीपीयू देता है या तो डेटा को मेमोरी में डालने के लिए या फिर मेमोरी से डेटा लेने के लिए। ये क्या है, प्रोसेसिंग के टाइम को बचा देता है, क्योंकि वो काम कौन कर रहा होता है, सीपीयू। तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं। जैसे कि जो सीपीयू और मेमोरी होती है, यानी कि मेमोरी है ये सीपीयू है, तो स्टार्टिंग के टाइम पे क्या होता है, जो भी रीड वाली लाइन है, राइट वाला जो कंट्रोल है, जो एड्रेस बस का कंट्रोल है और डेटा बस का कंट्रोल, ये सारे कंट्रोल अभी सीपीयू के हाथ में होंगे, यानी कि स्टार्टिंग में इसके हाथ में होंगे। अब जैसे ही कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस इसको एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो जो डीएमए होगा वो क्या करेगा, यहाँ से एक पहले इंटरप्ट जनरेट करेगा, मीन्स इसको इंटरप्ट करेगा कि तुम जो भी काम कर रहे हो इसको रोको अभी, ओके। उसके बाद क्या करेगा, फिर यहाँ से एक बस रिक्वेस्ट जनरेट करेगा इसके लिए। जब यहाँ से बस रिक्वेस्ट जनरेट करेगा तो जैसे ये इसको एक्नॉलेज कर लेगा तो यहाँ से ये इसको परमिशन दे देगा, यानी कि बस ग्रांट कर देगा। और जब ये बस ग्रांट करेगा तो जितने भी एक्सेस इसके पास थे यहाँ से कट जाएंगे और ये सारे एक्सेस इसे मिल जाएंगे, इस बस को, ओके। अब जैसे ही ये सारी बसेस का कंट्रोल डीएमए को मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जो एड्रेस लाइन है इसको एक्टिवेट कर देगा, ओके। तो इसके बाद जब ये पूरा काम हो जाएगा तो ये डीएमए क्या करेगा, इसको एक्नॉलेज एक सिग्नल पास करेगा कि मुझे एक्सेस मिल गया है। तो जैसे ही ये इसको सिग्नल देगा तो पेरिफेरल डिवाइस अपना डेटा इस एड्रेस बस पे रख सकता है, डेटा बस पे रख सकता है, और इस तरीके से ये डायरेक्टली मेमोरी को डेटा यहाँ के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकता है इस डीएमए के हेल्प से, यानी कि हमें सीपीयू का यूज़ ही नहीं करना पड़ा, ठीक है। जैसे ही ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये वापस से जो कंट्रोल है, वापस से कंट्रोल सीपीयू को सारा मिल जाएगा और यहाँ से कंट्रोल फिर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब डीएमए के अंदर 2 मोड्स होते हैं, एक बर्स्ट मोड होता है और एक साइकिल स्टील मोड होता है। क्या होता है, जब इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो उस वक्त क्या होता है कि जब वो पूरा एक बार में जितना भी डेटा ट्रांसफ़र करना था, जब पूरा ट्रांसफ़र कंप्लीट कर लेता है उसके बाद जो कंट्रोल है वापस सीपीयू को दे देता है। तो जब बल्क में या ब्लॉक ऑफ डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसको बोलते हैं बर्स्ट मोड, मीन्स एक बार में बहुत सारा डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है एक सिंगल सीक्वेंस में। अब साइकिल स्टीलिंग में क्या होता है, साइकिल स्टीलिंग नाम से समझ में आ रहा है ये साइकिल के कुछ हिस्सों को स्टील कर लेता है, यानी चुरा लेता है। तो क्या होता है, सीपीयू जिस वक्त सीपीयू कुछ और काम कर रहा है और उस काम में उसको सिस्टम बस की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम बस यानी कि एड्रेस बस, डेटा बस, इन सब की ज़रूरत नहीं है, तो उस वक्त क्या करेगा, जो डीएमए कंट्रोलर है उसको सारा कंट्रोल दे देगा सिस्टम बस का, जिससे कि वो काम कर पाएगा। तो इस तरीके से वो अपने साइकिल का कुछ हिस्सा इसको दे देता है, स्टील कर लेता है डीएमए, तो इसको बोलते हैं साइकिल स्टीलिंग मोड। अब नेक्स्ट आता है कंप्यूटर मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डील कैसे करते हैं, यानी कि एड्रेसिंग किस तरीके से होती है। तो एड्रेसिंग के 2 तरीके हैं, एक मेमोरी मैप्ड और एक आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट। तो दोनों में डिफरेंस जो है वो जो पूछे जाते हैं। इससे पहले हम दोनों का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है मेमोरी मैप्ड का, जिसमें डेटा बस एक कॉमन है, एड्रेस बस भी कॉमन है, रीड और जो रीड राइट कंट्रोल है उनकी भी एक सिंगल लाइन है सबके लिए, सारे डिवाइसेस के लिए, ओके। वहीं हम बात करें आइसोलेटेड में, तो आइसोलेटेड में रीड और राइट इन दोनों के लिए सेम है और इन दोनों के मीन्स
यहाँ पे रीड और राइट सबके लिए सेम नहीं रखा, उन्होंने अलग अलग कर दिया है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए अलग और अंदर वाले पार्ट्स के लिए अलग। तो वही पहला डिफरेंस क्या है कि आइसोलेटेड में एड्रेस स्पेसेस जो है दोनों के लिए अलग अलग है, यानी कि जो मेमोरी पार्ट है, यानी कि ये सीपीयू और मेमोरी वाला पार्ट, इसके लिए एड्रेस स्पेस अलग है और इस वाले पार्ट के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए स्पेस अलग है। मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें मेमोरी में तो यहाँ पे सिंगल एड्रेस स्पेस होती है दोनों के लिए, यहाँ पे अलग अलग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रीड और राइट सिग्नल का एक ही सेट होता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे ये एक सेट है और यहाँ पे ये एक सेट है, वही हम बात करें मेमोरी में तो ये सेपरेट होता है, यानी कि रीड का अलग सेट है और राइट का अलग है। आइसोलेटेड में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जैसे कि इन हो गया, आउट हो गया, INS, ये सारे इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करा जाता है। वही मेमोरी मैप्ड में मेमोरी इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। आइसोलेटेड में ऑपरेशंस जो हैं वो एफिशिएंट हैं क्योंकि यहाँ पे सेपरेट बस यूज़ कर रहे हैं सबके लिए, लेकिन इस वाले में इनएफिशिएंट है क्योंकि सिंगल बस का इस्तेमाल हो रहा है सब के लिए। ये स्लोअर ऑपरेशन होते हैं इसके फास्टर ऑपरेशन है। यहाँ पर जो एड्रेस यूज़ किए जाते हैं डिवाइसेस के लिए उनको बोलते हैं पोर्ट्स, और यहाँ पर जो यूज़ किए जाते हैं उनको मेमोरी लोकेशंस की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे कि मेमोरी मैप में करते हैं वैसे। नेक्स्ट ये PYQ है जो 22-23 में पूछा गया था कि DMA को प्रायोरिटी CPU से ज़्यादा कब क्यों मिलती है जब दोनों रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं मेमोरी ट्रांसफ़र के लिए। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को पता है कि इस DMA साइकिल स्टीलिंग की मदद से जब नेसेसरी कंडीशन आएगी तो जो भी कंट्रोल है वो CPU किसको दे देगा, DMA को। तो इससे क्या होता है, वो क्या करता है, टाइमली डेटा ट्रांसफ़र को इंश्योर करता है कि मीन्स टाइम से डेटा ट्रांसफ़र हो जाए, इसीलिए DMA को प्रायोरिटी ज़्यादा मिल रही है, मीन्स डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाए हाल के हाल। ठीक है, टाइम रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स के लिए, साइकिल स्टीलिंग मेंटेन करने के लिए और डेटा लॉस को बचाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए DMA को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट आता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर या फिर जिसको इनपुट आउटपुट चैनल भी कहते हैं। अब जैसे ही पूरे सिस्टम के लिए एक CPU होता है जो सारी मॉनिटरिंग कर रहा होता है, मेन काम कर रहा होता है कंट्रोलिंग का, वैसे ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए एक अलग से प्रोसेसर बना दिया गया है, यानी जो उनके लिए CPU का काम करता है, तो वो अलग से बनाया गया है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। ये क्या करता है, जो भी मेमोरी होती है वो ना CPU और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर दोनों से कम्युनिकेट करने के लिए एक मेमोरी बस का यूज़ करती है। ओके, और फिर जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है वो हर एक डिवाइस से कनेक्ट होता है, किसकी वजह से, किसकी मदद से, इनपुट आउटपुट बस की वजह से। कैसे, इसको डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। चाहे हम इस डायग्राम को देखें या इस डायग्राम को देखें, अगर जो सिंपल है वो ये वाला है जिसमें मेमोरी क्या है, CPU और इनपुट आउटपुट दोनों से कनेक्टेड है, किसके थ्रू, मेमोरी बस के थ्रू। अब जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है वो हर डिवाइस से कैसे कनेक्टेड है, इस इनपुट आउटपुट बस के थ्रू, इससे ये सारे कनेक्टेड हैं। तो इससे देख सकते हैं हम। वही अगर हम इसको देखें तो इसमें CPU और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर किससे, मेमोरी से कैसे कनेक्टेड है, बस के थ्रू, मेमोरी बस के थ्रू। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ये जो बसेस हैं ये इनपुट आउटपुट बसेस हैं जो कनेक्ट कर रही हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर को इससे। ओके, इन डिवाइसेस से, इंटरफेस के बाद से। ओके, अब टाइप्स क्या हैं इनके दो टाइप्स होते हैं, या तो ये सिलेक्टर हो सकता है या फिर मल्टीप्लेक्सर। सिलेक्टर से नंबर समझ में आ रहा है वो सिंगल ऑपरेशन कर रहा होगा, एक ऑपरेशन एक टाइम पे कर रहा होगा तो सिलेक्टर होगा, जो कि जिसकी हाई स्पीड होती है। अगर वो एक टाइम पे मल्टीपल ऑपरेशंस कर रहा होगा इनपुट आउटपुट, तो वो मल्टीप्लेक्सर होगा और इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी स्लो होती है। तो ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के टाइप्स थे। नेक्स्ट आता है सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन में क्या है, अब हम पढ़ेंगे कैसे बिट्स ट्रांसफ़र हो रही होती हैं एक सिंगल कम्युनिकेशन पाथ में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, एक्चुअल में ये डेटा कैसे कैसे यहाँ तक पहुँच रहा है, यानी कि यहाँ तक ये कैसे पहुँच रहा है, हमें वो देखना है इसमें। तो यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र दो तरीके के होते हैं, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस नाम से समझ आ रहा है कि जो साथ साथ चल रहा हो, यानी कि जिसमें सेंडिंग और रिसीविंग यूनिट, यानी कि यहाँ से एक
सेंड हो रहा है, यहाँ से रिसीव हो रहा है। तो दोनों की जो क्लॉक मतलब दोनों जिसके हिसाब से चल रहा है ना, उस दोनों सेम क्लॉक के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे ही ये इसको भेज रहा है वैसे ही ये रिसीव कर ले रहा है। तो जो सेम टाइमिंग चल रही है वही सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। ठीक है, इसमें कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डेटा फ्लो होता है, मीन्स कंटिन्यूस फ्लो होता जाता है एक फिक्स स्पीड पे। यहाँ पे जो भी रजिस्टर्स होते हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस के अंदर, वो कॉमन क्लॉक शेयर करते हैं जो भी सीपीयू रजिस्टर्स में होते हैं। यानी सीपीयू के रजिस्टर, सीपीयू के अंदर कुछ रजिस्टर्स होंगे, ये सीपीयू है इसके अंदर रजिस्टर्स हैं, और जो इनपुट आउटपुट इंटरफेस है उसके अंदर भी कुछ रजिस्टर्स होंगे। तो इनकी क्लॉक और इनकी क्लॉक सेम चल रही होगी। ओके, वही हम बात करें एसिंक्रोनस, जिसमें दोनों की क्लॉक अलग अलग हो, यानी कि दोनों डिवाइसेस की जो टाइमिंग है वो अलग अलग होती है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, जो इंटरनल रजिस्टर होते हैं सीपीयू के और इनपुट आउटपुट इंटरफेस के, वो दोनों अपनी अपनी प्राइवेट क्लॉक यूज़ कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो बिट्स ट्रांसफ़र हो रही होती हैं उनके स्टार्टिंग में और एंड में स्पेशल बिट्स होती है जिनको स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स कहते हैं। यानी कि सपोज़ करो ये हमारा सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है, तो पता चला इसने हमें एक टाइम पे भेजा और इसने रिसीव कब किया, एक आध घंटे बाद। तो टाइमिंग दोनों की अलग अलग है। तो इस टाइप की ट्रांसमिशन को कहते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसको हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं डायग्राम के थ्रू। जैसे कि यहाँ पर जो बिट्स हैं वो लगातार फ्लो हो रही है स्ट्रीम में, यहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं है, नॉर्मल कंटिन्यूस फ्लो है। लेकिन हम एसिंक्रोनस में बात करें तो जैसे ही जैसे ये बिट का ट्रांसफ़र कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे लास्ट वाली जो बिट है वो बता रही है कि ये स्टॉप हो चुका है, और इसकी जो पहले वाली बिट है वो बताती है कि ये मतलब ये स्टार्टिंग बिट होती है कि स्टॉप बिट होती है। तो दोनों के बीच में देखो गैप है, तो इस तरीके से यहाँ पे गैप आ रहा है, तो ये होती है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो अब एसिंक्रोनस में भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टॉपिंग मेथड और एक होता है हैंड शेकिंग मेथड। स्टॉपिंग मेथड में क्या होता है, एक स्टॉप पल्स या फिर सिग्नल जनरेट होता है जो कि बताता है कि हाँ अब ट्रांसफ़र होने वाला है। ठीक है, अब इसे तो कोई भी एक्टिवेट कर सकता है, या फिर सोर्स जहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर डेस्टिनेशन जहाँ पे हो चुका है ख़त्म। तो ओके, तो यहाँ पे एक पल्स जनरेट होगी। ओके, हैंड शेकिंग में क्या होता है, दो तरफ से पल्स जनरेट होती है, मीन्स दो तरफ से मीन्स जिसने भेज दिया वो, और जब उसको मिल गया तो वो रिस्पॉन्स करेगा किसी ना किसी सिग्नल से। तो यहाँ पर 2 वे हो रहा है, ये 1 वे हो रहा है। ओके, अब क्या होता है, जो स्टॉप मेथड है उसमें दो टाइप्स हैं, एक सोर्स इनिशिएटेड, यानी कि जब सोर्स अपना डेटा कुछ डेस्टिनेशन यूनिट में भेज रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले ये एक स्टॉप सिग्नल जनरेट करता है, मीन्स बोलता है कि हाँ अब डेटा ट्रांसफ़र अकर होने वाला है। अब जैसे ही इसने ये सिग्नल जनरेट कर दिया, ठीक है, तो उस वक्त ना ये डेटा बस पे डेटा रख देता है और डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरीके से होता है। तो पहले क्या हुआ, इसी का एक और क्लैरिफिकेशन, जो भी डेटा है उसको डेटा बस पे रख देगा, वैलिड डेटा को रख देगा। ओके, और उसके जस्ट पहले स्टॉप सिग्नल जनरेट कर देगा कि हाँ डेटा ट्रांसफ़र होने वाला है, तो यानी कि ये सिग्नल स्टैंड हो जाएगा। ओके, उसके जस्ट बाद ये डेटा वैलिड एक सिग्नल जनरेट करेगा, इस सिग्नल को डाउन कर देगा, और फिर उसके कुछ टाइम बाद इस सिग्नल को भी डाउन कर देगा और डेटा यहाँ पर पहुँच चुका होगा। सो ये होता है सोर्स इनिशिएटेड स्टॉप। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्टॉप। अब हमें स्टॉप जो है कहाँ से जनरेट करना है, डेस्टिनेशन से जनरेट करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले ना ये जो भी डेटा है ये पहले रख चुका होगा, यहाँ पर स्टॉप जो है वो ऑलरेडी डेटा को रख चुका होगा यहाँ पे, स्टॉप यूनिट जो है। तो सोर्स यूनिट यहाँ पे ऑलरेडी वैलिड डेटा को हाई कर देगा, और जैसे ही हाई कर देगा तो यहाँ से एक स्टॉप सिग्नल जनरेट होगा। स्टॉप सिग्नल जब जनरेट होगा उसी के थोड़ी देर बाद तो ये डेटा वाली लाइन को डाउन कर देगा, और फिर उसके कुछ समय बाद स्टॉप को भी डाउन कर देगा और सिग्नल सोर्स यूनिट तक पहुँच जाएगा। ओके, ये सोर्स यूनिट है। ओके,
तो हमने स्टॉप मेथड में ये देखा कि हमने ये तो कर दिया कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफ़र तो कर दिया, मीन्स हमने अपनी तरफ से काम कर दिया। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि डेस्टिनेशन यूनिट को वो डेटा मिला या नहीं, हमें पता ही नहीं चला कि उसको वो डेटा वहाँ तक पहुँचा भी है कि नहीं। तो इस चीज़ को रिमूव करा, इस चीज़ को सॉल्व किया किसने, हैंड शेकिंग मेथड ने। यहाँ पे ना जब उसको मिल जाएगा ना तो वो एक सिग्नल जनरेट करेगा, उसको बताएगा कि हाँ मुझे डेटा मिल गया है, तो वो यहाँ पर होगा। सो इसकी तरह से भी यहाँ पे भी सोर्स इनिशिएटेड और डेस्टिनेशन इनिशिएटेड दो टाइप्स होते हैं। पहले में क्या होता है, सबसे पहले सोर्स क्या करेगा, डेटा बस पे डेटा रखेगा। ओके, जैसे इसने रख दिया है तो ये इसको बताएगा कि हाँ डेटा रख चुका है, तो यहाँ से एक डेटा वैलिड सिग्नल जनरेट करेगा। जब ये सिग्नल जनरेट करेगा, अब इसको तो मिल चुका होगा, तो जब इसको मिल चुका होगा तो यहाँ से ये डेटा एक्सेप्ट इसको भेज देगा कि हाँ मुझे डेटा मिल गया है। तो इसी को हमने टाइमिंग डायग्राम से समझाया है कि पहले डेटा बस का सिग्नल ऑन होगा, देन उसके बाद डेटा वैलिड सिग्नल ऑन होगा, उसके बाद डेटा एक्सेप्ट होगा, मीन्स एक के बाद हो रहा है। तो जैसे ही डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा तो एक एक करके पहले डेटा बस को डाउन करेगा, देन डेटा वैलिड को, एंड देन डेटा एक्सेप्ट को। इस तरीके से ये वर्क करता है। इस सेम चीज़ को हम इस डायग्राम के थ्रू भी सीक्वेंस और इवेंट्स को देख सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, डेटा को डेटा बस पे प्लेस किया, फिर डेटा वैलिड को इनेबल किया, उसके बाद उस डेटा यूनिट ने डेटा को एक्सेप्ट किया, फिर इनेबल किया डेटा एक्सेप्टेड को, उसके बाद उसने डेटा वैलिड को डिसेबल किया, यानी कि फिर इसको डिसेबल किया। डिसेबल करने के बाद डेटा बस को इनवैलिडेट किया, और फिर डेटा एक्सेप्टेड जो है उसको डिसेबल किया, और अब नेक्स्ट डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए वो रेडी हो चुका है। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन इनिशिएटेड। इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले डेटा क्या है, ये सबसे पहले ना ये यहाँ से सिग्नल जनरेट करेगा, क्या, रेडी फॉर डेटा बस। तो यहाँ से सिग्नल जनरेट हो जाएगा कि रेडी है डेटा बस के लिए। उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये डेटा को डेटा बस पे प्लेस कर देगा। ओके, तो डेटा बस पे डेटा प्लेस हो जाएगा, सिग्नल जनरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि डेटा को ना ये एक्सेप्ट कर चुका होगा, जब डेटा इस पे डाल दिया जाएगा तो ये एक्सेप्ट कर चुका होगा। अब जैसे एक्सेप्ट करेगा तो सबसे पहले ना ये रेडी फॉर डेटा बस जो है उसको डिसेबल करेगा। ओके, तो डिसेबल करेगा यानी कि ये वाली लाइन को ये डाउन कर देगा, यहाँ से ये हटा देगा, ये डाउन कर देगा। जैसे ही डाउन करेगा तो ये जो भी वैलिड डेटा बस थी इसको भी अब डिसेबल करेगा, तो ये भी डाउन हो जाएगा। उसके बाद डेटा बस को भी ये डाउन कर देगा एंड कंप्लीट। इसमें एसिंक्रोनस और ये वाला जो पार्ट है ये इसका मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है। ये स्टॉप मेथड और हैंड शेकिंग मेथड इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेसेस, जिसमें से मेन PCI, USB और UART ये हमें सिलेबस में पढ़ना है। PCI क्या है कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बस है। ये क्या करता है, CPU को और जो भी एक्सपेंशन बोर्ड है, जैसे कि बाहर जो लगे होते हैं, एक मॉडेम कार्ड का एक बॉक्स होता है, एक नेटवर्क कार्ड का बॉक्स होता है, साउंड कार्ड, इन सबको कनेक्ट करने के लिए PCI का यूज़ होता है। USB हम सब जानते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, जैसे कि हमें गेम कंट्रोलर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, इनको कनेक्ट करने के लिए हम वायर का यूज़ करते हैं, इसको हम USB कहते हैं, ये वही है। ओके, नेक्स्ट है UART, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर या ट्रांसफ़र। ये क्या करता है, डेटा को बिट बाय बिट ट्रांसफ़र करता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट से मोस्ट सिग्निफिकेंट फ्रेम में स्टार्ट और स्टॉप बिट्स के हेल्प से। ठीक है, तो ये थे स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेसेस। सो ये यूनिट का आखिरी टॉपिक था, यहाँ यूनिट फिनिश होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।